हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। और कल के टॉपिकों में जो हम पढ़ रहे थे एक बार उनको रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक। तो इसी टॉपिक के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल होता है ये क्या होता है। तो चलिए एक बार इनको रिपीट करते हैं, फिर इनसे संबंधित जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम लोग अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग कहते हैं। और उस अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से रदरफोर्ड ने अपने कुछ परमाणु के संदर्भ में निष्कर्ष निकाले थे। तो वो निष्कर्ष क्या थे? देखिए, रदरफोर्ड ने पहली बात क्या बताई थी कि परमाणु एक खोखला गोला होता है। रदरफोर्ड ने पहली बात क्या कही कि परमाणु एक खोखला गोला होता है, ठीक। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि देखिए, किसी भी परमाणु में मतलब कि कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी पदार्थ हो, इसके जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं के भीतर भी एक ठोस गोला पाया जाता है, ठीक है। और परमाणु का जो भी द्रव्यमान होता है इसी ठोस गोले में सम्मिलित रहता है, इसी ठोस गोले में इकट्ठा रहता है। तो उस ठोस गोले को जो कि नाभिक, जो कि हमारे परमाणु के भीतर पाया गया, इन्होंने उसका नाम नाभिक रखा। बात समझ में आई, ठीक। इसके बाद इन्होंने बताया कि नाभिक जो है इसकी जो प्रकृति है ये धनावेशित है। एंड इसके बाद इन्होंने बताया कि जो हमारे परमाणु है, परमाणु में कुछ कक्षाएं हैं और इन्हीं कक्षाओं में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो ये हो गया इनका परमाणु मॉडल। अब हम देखते हैं कि परमाणु मॉडल में कमियां क्या थी। जो रदरफोर्ड थे इनके परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां थी। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां, फोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां, क्या क्या कमियां थी देखिए। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो पहली और सबसे बड़ी कमी थी वो इलेक्ट्रॉनों के अस्थायित्व के विषय में थी। मतलब परमाणु का अस्थायित्व क्या है, इस बात की पुष्टि रदरफोर्ड नहीं कर सके। जैसे उन्होंने ये कहा था कि जैसे ये हो गया आपका नाभिक, नाभिक के संदर्भ में इन्होंने बताया कि ये पॉजिटिव होते हैं, धनावेशित होते हैं। और नाभिक के रेफरेंस में इन्होंने ये भी कहा था कि परमाणु की तुलना में लगभग नाभिक बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। बात समझ में आई, ठीक। ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद इन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे वृत्ताकार मार्ग में इसे चक्कर लगाता है, ऐसे ही। साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस कक्षा में कैसे चक्कर लगाते हैं इसके विषय में इन्होंने कोई भी बात की पुष्टि नहीं दी। इन्होंने ये कहा था कि ये इसे वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते तो वो त्वरित होते। बात समझ में? कोई भी अगर आवेशित कण है, अगर वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो वो त्वरित होता है। तो इसके संदर्भ में उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। एंड दूसरी बात ये कि जब त्वरित होता ये इलेक्ट्रॉन, तो इस परिस्थिति में ये अपनी जो गतिज ऊर्जा है इसे किसी किरण के रूप में, विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता। और जब ये अपनी ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता तो विकिरणों का जो उत्सर्जन था उसके विषय में इन्होंने कोई भी बात नहीं स्पष्ट कर सका, नहीं कर पाई। एंड तीसरी बात ये कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा, भाई अपनी गतिज ऊर्जा वो बार बार त्वरित हो रहा है वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए, जब वो त्वरित होगा तो इससे उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो गतिज ऊर्जा ये विकिरण के रूप में रिलीज होगी। और इसकी जब विकिरण के रूप में ये गतिज ऊर्जा रिलीज होगी तो इसकी गतिज ऊर्जा खत्म भी तो होगी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जब अपनी गतिज ऊर्जा खोने लगेंगे तो इनकी कक्षाएं निरंतर छोटी होती चली जाएंगी और आकर के नाभिक से टकरा जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं, इन बातों की पुष्टि जो रदरफोर्ड है ये बिल्कुल नहीं कर सके। बात समझ में? तब इसके बाद एक हमारे अगले वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है नील्स बोहर। नील्स बोर।
का परमाणु मॉडल। देखिए, नील्स बोहर का जो परमाणु मॉडल था, इन्होंने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल उठाया और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जितनी कमियां थी बस उन्हीं कमियों को दूर कर दिया। जो हमारे नील्स बोहर साहब थे, इन्होंने क्या किया कि जो हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, इन्हीं के परमाणु मॉडल को उठाया और इनके परमाणु मॉडल में जो कमियां थी, इसी कमियां को वो क्या किए, दूर कर दी। देखिए, पहली बात तो इन्होंने ये कही, जैसे रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे वृत्ताकार मार्ग में घूमता है, उसके रेफरेंस में वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। तो नील्स बोहर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में, हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षा में नहीं घूमते। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक निश्चित कक्षा होती है, जिसे विविक्तर कक्षा कहते हैं या ऊर्जा स्तर कहते हैं। बात समझ में? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक निश्चित ऊर्जा स्तर की कक्षाएं होती हैं और वो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमता है। हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक निश्चित कक्षा होती है जिसमें वो भ्रमण करते हैं, वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं। बात समझ में? ठीक। तो पहली बात तो ये कि जैसे ये हो गया हमारा नाभिक, और ये नाभिक के बाहर की कुछ कक्षाएं। अब इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनों की अपनी कक्षाएं निर्धारित होती हैं, निश्चित होती हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में गति करेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षाएं हैं, जिन्हें हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहेंगे, ऊर्जा स्तर के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपनी कक्षाओं को चूज करते हैं। बस समझ में? किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये उनकी ऊर्जा पर डिपेंडेंट होता है कि हमारी ऊर्जा इतनी है तो हम इसी कक्षा में रहने लायक है। बात समझ में? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं, कुछ निश्चित निर्धारित कक्षाओं में ही गति करते हैं, में भ्रमण करते हैं, और इनकी इस निश्चित कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या विविक्त कक्षाएं कहते हैं। बात समझ में? ठीक। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि ये जब वृत्ताकार मार्ग में इस रूप में गति करते हैं तो ये त्वरित नहीं होते, और जब त्वरित नहीं होंगे तो ये विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करते। बात समझ में? ठीक। इसके बाद तो ये परमाणु मॉडल जो है, ये पूरी तरीके से जब नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां दूर कर दी, तो ये जो परमाणु मॉडल है, ये पूरी तरीके से अब तक का सत्यापित परमाणु मॉडल बन चुका। बात समझ में? ठीक है। तो ये था आपका परमाणु मॉडल। अब परमाणु मॉडल के बाद जो टॉपिक आता है वो है बोर-बरी का नियम। बोर-बरी का नियम क्या है? बोर-बरी का नियम देखिए, कौन से परमाणु की किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन निर्भर रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये डिसाइड बोर-बरी का नियम करता है। बात समझ में? बोर-बरी के नियम के मुताबिक किसी भी परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनकी संख्या जो होती है ये 2n² होती है। ठीक। क्या होती है? 2n² होती है, जहां n ऊर्जा स्तर या कक्षाओं की संख्या है। क्या है? ऊर्जा स्तर या कक्षाओं की संख्या। अब जरा देखिए, जो ऊर्जा स्तर होते हैं, ऊर्जा स्तरों को K, L, M, N नाम दिया गया है। K यानी पहली ऊर्जा स्तर, L यानी दूसरी ऊर्जा स्तर, M यानी तीसरी ऊर्जा स्तर, N यानी चौथी ऊर्जा स्तर, डॉट 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 इसी प्रकार से। तो ये हमारी ऊर्जा स्तर, या इनको हम लोग किसी परमाणु की कक्षाएं भी कह सकते हैं। तो उनको इसी रूप में रखा गया है कि जो पहली ऊर्जा स्तर होगी इसको हम लोग K कहेंगे, जो दूसरी ऊर्जा स्तर होगी L कहेंगे, M कहेंगे, N कहेंगे। ठीक। तो अब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये निर्भर जो बोर-बरी का नियम है वो करता है। तो बोर-बरी के नियम के मुताबिक किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो रहने की प्रवृत्तियां होती हैं, वो 2n² को फॉलो करती है, जहां n ऊर्जा स्तर है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षाएं उनकी संख्या है। ठीक। अब चलिए देखें, तो बोर-बरी के नियम के अकॉर्डिंग पहली कक्षा में यानी K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? देखिए, 2 गुणे किस कक्षा में देख रहे हो? पहली कक्षा में, पहली ऊर्जा स्तर में, तो n बराबर 1 का स्क्वायर कीजिए, क्या रहेगा 2। यानी बोर-बरी के नियम के मुताबिक
जो पहली कक्षा होती है किसी परमाणु की, प्रत्येक परमाणु की पहली कक्षा में अधिकतम और न्यूनतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। ठीक, इसी प्रकार अगर हम देखें कि दूसरी ऊर्जा स्तर में या दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, तो तब जरा देखिए 2 गुणे किस कक्षा में देख रहे हैं? दूसरी, तो n बराबर 2 रखेंगे और यहाँ पे n का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, सो सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बात समझ में आई? इसी प्रकार से अगर हम तीसरी कक्षा में देखें तो ये हो जाएगा 2 गुणे n के स्थान पे 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, यानी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एंड चौथी 2 गुणे n के स्थान पे 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 दूनी 32। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इतनी संख्या में हमारी किसी कक्षा में परमाणु उपस्थित होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।